अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नई क्लासेस का स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री 9 क्लास। Some students find it difficult about chemistry, but it is very interesting subjects. And I will teach you in a good manner so that you can understand it easily. Our first topic is fundamentals of chemistry. In this class, we all will also discuss is this chapter is important for a short question or a long question or for any other purpose. Our first chapter is fundamentals of chemistry. In this chapter, we will discuss about our basic concept about the chemistry. Like in which we will identify about and we will study about branches of chemistry, differentiate between branches, differentiate among branches of chemistry, and distinguish between matter and substance, and any other topics that are given. We will discuss it one by one. Our first topic is introduction to chemistry. In this topic, we will discuss about science. First is the knowledge that provides basic understanding of this world and how it works is called as science. According to board point of view, this is a short question. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ मीन बाय साइंस, यानी साइंस का क्या मीनिंग है। साइंस एक्चुअली जो है वो वर्ड साइंटिया से लिया गया है। साइंटिया लैटिन ज़ुबान का वर्ड है। इसका मतलब होता है नॉलेज और ऑब्जर्वेशन, यानी द नॉलेज डैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग। वो नॉलेज, वो इल्म जो हमें ये बताता है कि दुनिया कैसे वर्क कर रही है, कि दुनिया कैसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें हमारा इन्वायरमेंट, तो हम अपने इन्वायरमेंट से क्या है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो इसका पूरा जो प्रोसेस स्टडी करेंगे वो हम किस ब्रांच में काउंट करेंगे, इसको साइंस के अंदर। साइंस क्या के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एटसेट्रा। इसमें सबसे पहले जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। इसके अंदर हम किस चीज़ को जो है वो स्टडी करते हैं। ये ब्रांच ऑफ साइंस है। फर्स्ट तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, में से एक ब्रांच आपके पास साइंस है, उसमें एक केमिस्ट्री है। इसमें हम किस चीज़ को पढ़ते हैं, कंपोजिशन। कंपोजिशन होती है कोई चीज़ किस तरह बनी है। अगर आप वाटर को देखें तो वाटर किससे बना है, वाटर की अगर हम कंपोजिशन चेक करें तो वाटर की कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है। अगर हम वाटर की कंपोजिशन देखें तो वाटर हमारे पास होता है H2O। हमारे पास वाटर का फार्मूला आता है H2O। अगर हम इसकी कंपोजिशन चेक करें तो हमारे पास दो एलिमेंट से वाटर जो है वो कंपोज हुआ है, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, वाटर की कंपोजिशन है। सेकंड वन उसका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर जो है वो किसी चीज़ का कैसा होता है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वही वाटर की एग्जांपल है। अगर इस स्ट्रक्चर देखें वाटर का तो सेंटर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन होता है। उसके बाद यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स जो है ये वाटर के साथ अटैच होते हैं। तो ये वाटर का हमारे पास एक 3 डायमेंशनल जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ये इसको हम कहते हैं वाटर का ट्राईहेड्रल स्ट्रक्चर जो है ये वाटर का होता है। सेंटर के अंदर ऑक्सीजन एटम और दोनों साइड्स पे जो है वो वाटर के जो होते हैं वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये है वाटर का स्ट्रक्चरल मामला, असल में वाटर किस तरह एग्जिस्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाटर लिक्विड होता है आपके पास। इसके अलावा वाटर का कोई कलर नहीं होता और प्योर वाटर जो है इसकी pH भी 7 आती है। सेकंड जो चीज़ इसमें हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ मैटर। अगर आपके पास यही वाटर है ये किसके साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन आप हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो रिएक्शंस क्या होते हैं। जैसे वाटर जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं। आप बायो के अंदर डिस्कस करते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और उससे जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये इसके जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज साइंस एंड डिफाइन केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो पैराग्राफ इसके अंदर जस्ट बोर्ड से कोई शॉर्ट क्वेश्चन फिलहाल अभी तक नहीं आया। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है इसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेडिसिन आ गए हैं, ड्रग्स, सोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, डिटर्जेंट्स वॉशिंग के लिए, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स डिफरेंट तरह के पिगमेंट्स जो है वो हम
रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करने के लिए, विच आर ऑल द फ्रूट्स ऑफ एफर्ट्स ऑफ द केमिस्ट, जो कि सब किन की एफर्ट्स की वजह से, सिर्फ केमिस्ट की वजह से हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन टॉपिक बोर्ड के अंदर आता है वो है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेज हैं, उनका कहाँ कहाँ रोल है, इसको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में जो है जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इट इज़ इन फैक्ट दैट वी लीव इन वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स, दैट इज़ वेरी ट्रू, कि हम किस दुनिया में रहते हैं, सिर्फ वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स के अंदर रह रहे हैं। वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग विच आर रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर होती हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं। वाटर, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट वाटर एंड ऑक्सीजन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, इन दोनों के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स गेन करते हैं, प्लांट उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर सर्वाइवल जो लाइफ का है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉलोइंग ब्रांचेस। केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री एटसेट्रा। दीज आर द फॉलोइंग ब्रांचेस। इनको वन बाय वन जो है वो हम डिटेल के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट हमारे पास जो हमारी ब्रांच है वो है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट लाइन पे जो है उसकी डेफिनेशन दी हुई है। ये ओपन बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जाती है और जो है ब्रांचेस का लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर जो है वो आता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये किसकी ब्रांच है? सबसे पहले केमिस्ट्री के ऊपर जो हमने ये ब्रांचेस पढ़ी थी वो साइंस की ब्रांचेस थी। अब ये हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच आ रही है। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें किस किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कि रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं किसी चीज़ का कंपोजिशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है। अब वाटर जो है वो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? इसका क्या रिलेशनशिप है इसकी कंपोजिशन से? अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स लिक्विड देखें, वाटर के लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा थोड़ा जो है वो डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस की वजह से इनकी जो दरमियान में मॉलिक्यूल्स की आपस में ये जो इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है आपस में वाटर के मॉलिक्यूल्स की, वो आपस में वीक होती है। यानी इसकी इस मॉलिक्यूल से इसकी इस मॉलिक्यूल से इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वाटर जो है वो एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है। और मैटर इसको कहते हैं, यह मैटर आगे डिस्कस भी करेंगे। कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसको हम कहते हैं वो हमारा मैटर है। अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। अब चेंज कैसे होगा? फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं। जब हम वाटर को बॉयल करेंगे तो ये किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर फेज के अंदर, यानी ये वेपर्स बन जाएंगे। तो ये क्या होगा? उसके अंदर एक चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसमें जो हम डिस्कस क्या करते हैं? द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम फर्स्ट चीज़ क्या डिस्कस करते हैं? अगर हमारे पास हाइड्रोजन है उसका स्ट्रक्चर क्या है। छोटी क्लास में भी आपने स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है कि सेंटर के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जो है वो शेल्स होते हैं, जो है हमारे पास शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस और उसके गिर्द हमारे पास ये शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और शेल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने यहाँ पे वाटर पढ़ा है तो वाटर जो है वो मॉलिक्यूल है। तो ये कैसे बना? हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन था। जब उनका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। इसकी स्टडी भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। बिहेवियर ऑफ गैसेस। आपके पास गैसेस है वो कैसे बिहेव करेंगी? अगर गैस को कूल किया जाए तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, अगर उसको हम घर हीट अप करें तो उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। उसके अलावा लिक्विड एंड सॉलिड्स एंड स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेडिएशन ऑफ मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। हम लिक्विड को भी स्टडी करते हैं और सॉलिड को भी करते हैं। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, सॉलिड को हीट कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने भी एग्जाम्पल पीछे डिस्कस की थी वाटर की। वाटर को हीट अप करेंगे क्या होता है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसका क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसकी डेफिनेशन और जो है वो मेन चीज़ इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, ये एमसीक्यूज में के अंदर पूछी जाती है कि इन विच ब्रांच वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। द आंसर इज फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास मेन ब्रांच आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट स्लाइड पर डेफिनेशन है, इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन मीन्स हाइड्रोजन, नेम इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इसके अंदर हम एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स स्टडी करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन का सिंबल क्या होता है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन। तो इन दोनों की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, उसको बॉन्डिंग को क्या नाम दिया है, कोवलेंट बॉन्डिंग, और जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ये हम आगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या होता है। यहाँ पे आपको जस्ट एक एग्जांपल दे देते हैं कि कौन से कंपाउंड, जैसे हमारे पास है CH4, हमारे पास CH4 ये क्या है, कुदरती गैस, नेचुरल गैस जो हम घरों के अंदर बर्न करते हैं। इसके अंदर 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसके अंदर जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है। इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के। इनको हम कंपाउंड्स क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव होता है जो इनसे हम डिराइव करते हैं लैब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर यूरिया है, यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको वॉलर ने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया था। अगर इस यूरिया को हम हीटअप करें तो हीटअप करने से इसके अंदर से अमोनिया और डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिलीज होगी, तो ये क्या होंगी, वो डेरिवेटिव्स होंगी। Organic compounds are naturally occurring and also synthesized in the laboratories. If we talk about the organic compounds naturally कहाँ present होते हैं, organic compounds जो होते हैं वो naturally कहाँ present होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे हम अभी ग्लूकोज, हम जो है वो ब्रेड खाएं उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। और सिंथेसाइज इन द लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी सिंथेसाइज करते हैं। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया था वो यूरिया था, जिसको वॉलर ने सबसे पहले जो है वो सिंथेसाइज किया था। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज कंपाउंड्स। कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए CH4 की, इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये बनता कैसे है, इसके रिएक्शंस क्या है, तो वो सारे के सारे हम किस में डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम। जो आपके पास जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इसमें पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें फॉसिल फ्यूल्स की डिकम्पोजिशन और डिफरेंट प्रोसेस जब उनके साथ होता है तो वो हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर जो है वो कन्वर्टेड होता है। पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री जिसके अंदर हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके अंदर ये जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इसकी स्टडी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। तो इसमें आपने डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ से लेकर ये जो मैंने फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट किया है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्कोप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में फिजिकल में हमने जस्ट क्या पढ़ा है, कंपोजिशन पढ़नी है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, किसकी, हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने 118 एलिमेंट से सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करनी है। इस कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक हमने पढ़ा कि 118 एलिमेंट से सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहे हैं। जो हमारे पास 116 एलिमेंट्स बचे हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with the structure of elements and compounds except those of compounds of carbon and hydrogen and their derivatives. अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स, एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, ये सिंपल अगर मैं यहाँ पे H ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। लेकिन जब हम ये कार्बन के साथ कंबाइन किया CH4 तो यह क्या बन गया, एक कंपाउंड बन गया। कंपाउंड के अंदर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स जो है वो आपस में ज्वाइन हुए होते हैं। एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इस ब्रांच के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन की स्टडी कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की स्टडी किस ब्रांच में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट की स्टडी करेंगे तो किस ब्रांच के अंदर करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे।
नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन, इट हैज़ एप्लीकेशन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल सच एज ग्लास। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास ग्लास है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास हम जो है वो यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो ग्लासेस होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास बोरोन ग्लासेस, सिलिकेट ग्लासेस जो है वो डिफरेंट, जिस तरह का हमने ग्लास कंपोज करना है, जिस तरह का हमें ग्लास चाहिए तो हम उसी तरह का एलिमेंट लेके उसको जो है वो फॉर्म करते हैं। उस तरह की इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसी लिहाज से ग्लास जो है वो हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोरोन यूज़ कर रहे हैं ग्लास बनाने के अंदर, इनको कहते हैं बोरोसिलिकेट ग्लासेस। तो बोरोसिलिकेट ग्लासेस के अंदर हम बोरोन यूज़ कर रहे हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन की एक्सेप्ट एलिमेंट है, तो इसलिए बोरोन की स्टडी को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास सीमेंट। तो सीमेंट होता है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ के मटीरियल जो है हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो सीमेंट है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच में इसकी स्टडी होगी। सिरेमिक्स डिफरेंट टाइप के न्यू मटेरियल्स जो हैं, इनको हम मैन मेड मटेरियल्स भी कहते हैं। मैन मेड मटेरियल्स जो है इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉकरीज जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर मोस्टली नाइट्रोजन और डिफरेंट सिलिकेट्स इस्तेमाल होते हैं, तो ये जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैं, तो इसलिए इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है, जैसे कि हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप की ऑफ मेटल्स रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल हमें माइनिंग के दरमियान एक सैंपल मिला है, ये हमारा सैंपल है पूरा। इस सैंपल के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मेटल्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स होती हैं, जैसे हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की जो है वो मेटल्स हैं। तो जब हम इसमें से फॉर एग्जांपल हमें गोल्ड चाहिए या सिल्वर चाहिए, तो ये प्योर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि इस पूरे सैंपल को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, ओर है। यानी वो मटीरियल्स जो हम माइनिंग के दरमियान एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओर। इस ओर से जब हम गोल्ड, सिल्वर, प्लांटेनियम और क्रोमियम वगैरह सेपरेट करेंगे, जैसे हमने इसकी माइनिंग की, हमारे पास ये एक पीस आ गया, दूसरा पीस आ गया, थर्ड पीस, जिसको हम नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल क्रोमियम है, प्लांटियम है और हमारे पास गोल्ड है, तो ये सेपरेट हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेटलर्जी। कि मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करके प्योर फॉर्म के अंदर लेकर आना, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से एक स्टार्ट तक डेरिवेटिव तक इसकी डेफिनेशन के बाद इसकी जो है वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जो है वो आपने लोगों को इसमें लाजमी मेंशन करनी है, तब आपको जो है वो इसके पूरे मार्क्स देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होता है वो हमें है बायोकेमिस्ट्री। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें, जैसे आपने नेम बायो, व्हाट इज़ मीन बाय बायो, बायो का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा इट मीन्स लाइफ। बायो के अंदर हम लाइफ के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमारे पास प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के अलावा हमारे पास एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अलावा हमारे पास और कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अलावा हमारे पास जो है वो एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स और माइक्रोब्स वगैरह भी होते हैं। इन सबको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस ब्रांच के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। It is the branch of chemistry in which we study structure, composition and chemical reaction of substances found in living organism। इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, वो और कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके स्ट्रक्चर की। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रोब्स वगैरह सारे के सारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड है। अब इसकी हमने स्टडी क्या क्या चीज़ करने हैं, उनके स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम ब्रेड यूज़ करते हैं खाने में। अगर हम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ब्रेड किस चीज़ से बनी है, ब्रेड जो असल में होती है वो हमारे पास उसका मेन जो कंपोनेंट होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर हम फार्मूला देखें तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है हमारे पास C6H12O22, C6H12O6, ठीक है, O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है। ये हमारे पास जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है इसकी हम क्या करें, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करें। तो ये कैसा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इसके अंदर, ये इसकी कंपोजिशन है। स्ट्रक्चर मतलब ये कैसी अरेंज, अगर इसका हम ग्लूकोज का ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है C, एक C होता है, उसके बाद फिर बॉन्डिंग होती है, इसकी दूसरे C के साथ बॉन्डिंग होती है। इस तरह 6 के 6 C जो है उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। इस साइड के कॉर्नर के ऊपर इसके OH अटैच होता है, इस साइड पे H अटैच होता है। तो ये उसका इसका स्ट्रक्चर। फिर हम केमिकल रिएक्शन, हमारी बॉडी के अंदर हमने ग्लूकोज खाया है, वो जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर जाके
क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब हमारे क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये वाला पूरे का पूरा ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो हम कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। It covers all the chemical process taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules. Biomolecules कौन कौन से? Highlight this on your book. That is very important MCQs. Carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates आप इससे familiar हैं, इसमें हमारे जितने भी शुगर्स हैं, सुक्रोज, टेबल शुगर जो हम घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स, जो हम मिल्क यूज़ करते हैं उसमें प्रोटीन्स हैं हमारे पास, मीट उसके अंदर प्रोटीन्स और फैट्स जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है वो बायो एनर्जी इमर्ज सेपरेट साइंटिस्ट बिगन टू स्टडी हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड एंड हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस आकर ड्यूरिंग अ डिसीज। इसका मीनिंग ये है, अगर हमने ये ग्लूकोज अपनी फूड के अंदर लिया है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर कैसे हमें एनर्जी देगा, इसका पूरा प्रोसेस होता है। इसको हम क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड करते हैं। फाइनल उस प्रोडक्ट के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हम अपनी फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें जो है वो अपनी फूड इनटेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। विदाउट फूड वी कांट लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। Next, examples of application that are more important. Examples of application of biochemistry are in the field of medicine, food science and agriculture. मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जो ह्यूमन बींग्स के लिए अब जो हम बना रहे होंगे, उसके लिए हमें बॉडी के अंदर किसी चीज़ के लिए कौन सी डेफिशिएंसी हुई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हेयर्स में प्रॉब्लम है, इट मीन्स आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, उसकी जो है वो उस तरह की मेडिसिन बनाएंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम फैट्स कंट्रोलिंग मेडिसिन बनाएंगे। तो इसीलिए जिस तरह की हमारे पास बायोमॉलिक्यूल का जो सी डेफिशिएंसी होगी, इस तरह की हम मेडिसिन बनाएंगे। फूड साइंस में इसकी एप्लीकेशन ये है कि फूड साइंस के अंदर हमें न्यूट्रिशन पता चलेगी कि जो ह्यूमन्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स किस अमाउंट में चाहिए, प्रोटीन्स किस अमाउंट में चाहिए और फैट्स किस अमाउंट में चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर इसकी एप्लीकेशन के बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी रिक्वायर्ड्स हैं इनको अपनी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, जैसे अगर हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन से प्लांट हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा, जैसे बीन्स है हमारे पास, जिनको ग्रो करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिहाज से बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन होगी। डेफिनेशन और एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन बायोकेमिस्ट्री अलॉन्ग विद इट्स एप्लीकेशंस, तो इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांचेस हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ये इस नेम से वैसे भी जो है काफ़ी फेमिलियर है। इंडस्ट्री का वर्ड जब भी हमारे जहन में आता है तो इससे हमें ये एक बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर लार्ज स्केल के ऊपर कोई भी चीज़ हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जो है वो जैसे हम फेमिलियर है ऑक्सीजन, कि जब किसी आदमी के लंग्स में प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन से नहीं करता, फिर हम उसको जो है वो मास्क के जरिए डिफरेंट के जरिए जो है वो उसको ऑक्सीजन हिल करवाते हैं, तो फिर इसके लिए हम जो है वो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल स्केल पे होगी, हम इसको घर में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन कमर्शियल मींस लार्ज स्केल, इंडस्ट्री के अंदर इसको हम प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर हम कौन कौन से बेसिक केमिकल प्रिपेयर करते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एटोसोफा। ऑक्सीजन का फार्मूला O2, क्लोरीन का फार्मूला Cl2, अमोनिया AH3, NH3, कास्टिक सोडा NaOH और नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जितने भी केमिकल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड को देखें, हमारी फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर हम कास्टिक सोडा देखें, NaOH, ये भी हमारे पास फर्टिलाइजर की और सोप की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अमोनिया, ये हमारे पास खुद एक फर्टिलाइजर है, इसको हमें लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्लोरीन आपके पास ब्लीचिंग पाउडर के अंदर यूज़ होता है, वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको हम लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं। और ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स वगैरह को जो है वो ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? दे केमिकल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर्स, जैसे भी आपको बताया सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सोप, इसमें कास्टिक सोडा NaOH, ये बहुत प्ले इंपॉर्टेंट है, इसका मेन कंपोनेंट होता है। टेक्सटाइल्स के अंदर डिफरेंट तरह के हम केमिकल, जैसे टैनिंग इंडस्ट्री के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे।
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पेंट्स एंड पेपर्स, ये सारी की सारी जो है इसकी एप्लीकेशंस है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल है उनकी स्टडी करनी है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हमने जो है वो उन कंपाउंड्स की स्टडी करनी है जो कि लार्ज स्केल पे जो है वो प्रिपेयर होते हैं। Thanks a lot for this picture. In the next lecture we discuss about the remaining branches. I hope chat you will understand. If you have any problem you can ask me in the comment section. Thanks a lot.